नमस्कार, डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी, यूपीजीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 38 के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न के अंतर्गत हम बातचीत करेंगे छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। आज का ये जो प्रश्न है हिंदी साहित्य की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भक्ति काल के बाद आप देखेंगे कि छायावाद को आधुनिक काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, इसी से इसका अनुमान लगा सकते हैं। छायावाद शब्द का प्रयोग करते हुए हमारे दिमाग में कई प्रश्न आ जाते हैं। पहला प्रश्न तो यह है, ये काव्य आंदोलन है। अभी तक हमने जितने भी कालखंडों को देखा, किसी में काव्य आंदोलन शब्द आपको नहीं दिखाई देगा। तो छायावाद को हम काव्य आंदोलन से भी जोड़ते हैं और इसकी परिभाषा को लेकर आलोचकों ने तो परिभाषा दी ही, साथ में जितने भी कवि थे इस कालखंड के, सभी ने छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास किया। आलोचकों के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, आत्मा का परमात्मा में छाया, अलग अलग ढंग से सभी ने इसको परिभाषित करने की कोशिश की। तो ये कालखंड महत्वपूर्ण रहा है। इसकी प्रवृत्तियों पर हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए प्रश्न 125, 200, 250 शब्दों में लिखने के लिए आए तो आप कैसे इसको लिखेंगे। इसकी शुरुआत आप करेंगे नामवर सिंह के कथन से। आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि आखिरकार आप हमेशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तमाम आलोचकों से प्रश्न की शुरुआत करते हैं, उत्तर लेखन की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ पर नामवर सिंह से शुरू करने का तुक क्या है, तर्क क्या है। तो आप जानते हैं कि नामवर सिंह ने छायावाद नाम से एक पुस्तक ही लिखी है और इसमें कुल 12 अध्याय हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि नामवर सिंह ने केवल 11 दिनों में इस पुस्तक को लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रही है। और छायावाद को लेकर आलोचकों ने अलग अलग विचार तो किया ही है, इस पर पलायनवाद का भी आरोप लगता है। तो उसको किस तरीके से नामवर सिंह ने खारिज किया है और छायावाद की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की है। जब आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट सुन लेंगे, इसके बाद आपके दिमाग में अगर आए या फिर समय रहे तो छायावाद नाम की पुस्तक आप जरूर पढ़िए। ठीक है, ये काफी कुछ आपको क्लियर कर सकता है छायावाद को लेकर। और अगर आप आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियों को पढ़ना चाहते हैं तो नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को लेकर भी एक किताब लिखी हुई है। ठीक है, तो नामवर सिंह लिखते हैं, छायावाद उस सामाजिक सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और विदेशी पराधीनता से मुक्ति का स्वर लेकर आती है तो दूसरी ओर काव्यगत रूढ़ियों से। तो छायावाद का किस तरीके से मूल्यांकन नामवर सिंह ने किया है, इसको उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जागरण से जोड़ा है। और साथ ही वो दौर है, छायावाद जब हम बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में 1918 से लेकर 1936 का समय आना चाहिए। वो दौर गुलामी का दौर है और आप देखेंगे कि स्वाधीनता आंदोलन एक तरीके से गांधी जी के नेतृत्व में धीरे धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर विदेशी पराधीनता से मुक्ति का स्वर लेकर छायावादी कवि आते हैं और साथ ही जो काव्यगत रूढ़ियां हैं उनसे भी मुक्ति की बात की जाती है। जैसे आपने मुक्त छंद की बात सुनी होगी। जिस तरीके से निराला का मानना था कि मनुष्य को जिस तरीके से स्वतंत्र रखा जाए उसी तरीके से कविता को भी स्वतंत्र रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसको भी मुक्त रखना चाहिए। तो छायावाद का मूल्यांकन नामवर सिंह ने अलग ढंग से किया हुआ है। आगे आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा की कविताओं से छायावादी काव्य प्रवृत्तियां निर्मित होती हैं जो इस प्रकार है। पहली जो इसकी प्रवृत्ति है वो है वैयक्तिकता, यानी कि जिसमें कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन अनुभव को अभिव्यक्त करता हो
तो उसको हम बोलते हैं वैयक्तिकता। इसी तरीके से टी.एस. इलियट का एक सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, यानी कि कोई ऐसी चीज जो किसी खास व्यक्ति से न जुड़ी हो वो निर्वैयक्तिक है। निर इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, आप अपने हिंदी व्याकरण को भी इसमें चेक करते रहेंगे। यहाँ पर वैयक्तिकता यानी कि केंद्र में कौन है? व्यक्ति। आप शुरुआती दौर में छायावादी कवियों को देखेंगे तो सभी कवि मैं शैली में अपनी कविताओं को लिखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, या फिर मैं शब्द का प्रयोग उन्होंने खूब किया हुआ है। तो ये मैं किसके तरफ संकेत कर रहा है? वो वैयक्तिकता की तरफ संकेत कर रहा है। आप इसमें लिखेंगे छायावादी कवियों ने अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को काव्य वस्तु बनाया। प्रसादकृत आंसू, पंत के उच्छ्वास और निराला की राम की शक्ति पूजा आदि में कवियों के अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। और एक उदाहरण देंगे, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो चाहे आप आंसू का उदाहरण दीजिए, उच्छ्वास का उदाहरण दीजिए या राम की शक्ति पूजा का उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण से अपनी बात को आप स्पष्ट कर सकते हैं कि छायावादी कवियों ने वैयक्तिकता को किस तरीके से प्रस्तुत किया है। वैसे अगर मैं शैली का प्रयोग भी आप बता देंगे तो भी काफी है। अब देखिए शब्दों की सीमा है, तो आप चाहें तो एक लाइन यहाँ पर केवल उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। बाकी एग्जामिनर के ऊपर निर्भर है कि उसे ये कविता याद है कि नहीं है। जाहिर सी बात है कि अनुभवी एग्जामिनर होंगे, अब वो संकेतों को भी समझ जाएंगे। तो पहली जो प्रवृत्ति थी वो है वैयक्तिकता। दूसरी प्रवृत्ति है सौंदर्य चित्रण। छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। खासतौर से ये बात प्रसाद के बारे में कही जाती है। तो आप लिखेंगे कि छायावादी कवि मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, लेकिन उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म एवं उदात्त है। कामायनी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो ये पंक्ति यहाँ पर कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए ही दी गई है। पहली बात तो यह है कि आपको ध्यान में रखना है कि इस पंक्ति का जिक्र जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के किस सर्ग में किया है और इसमें कौन सा अलंकार है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर सौंदर्य चित्रण के अंतर्गत आप नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग नामक पंक्ति का प्रयोग करेंगे और जो भी हमने इंडिकेशन दिया है, संकेत दिया है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। अगली जो प्रवृत्ति रही है वो है श्रृंगार निरूपण। आप देख रहे हैं कि श्रृंगार निरूपण आदिकाल से लेकर अभी तक छायावाद तक इसका जिक्र किया जाता रहा है, यानी कि जब तक साहित्य रहेगा प्रेम और श्रृंगार की बातें होती रहेंगी, सौंदर्य चित्रण होता रहेगा, प्रकृति चित्रण होता रहेगा। तो श्रृंगार निरूपण द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम हुआ है और जहां हुआ है वहां भी मर्यादित रूप में ही है। अभी आप सभी को हमने द्विवेदी युगीन कविताओं की प्रवृत्तियों पर चर्चा की थी। उसमें एक प्रवृत्ति थी नैतिकता और आदर्शवाद। आपको याद आ गया होगा कि जी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, हम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ है। तो श्रृंगार निरूपण पर आधारित कविताएं द्विवेदी युग में भी लिखी गई, लेकिन वो मर्यादा के अंदर ही रही। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों के आकर्षक चित्र अंकित किए, यानी कि संयोग और वियोग दोनों का समान रूप से चित्रण किया है। उदाहरण के लिए, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये जो पंक्ति है पंत द्वारा लिखी गई है, तो कहीं न कहीं इसमें श्रृंगार निरूपण है वो भी वियोग श्रृंगार आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सही मायने में कवि वही है जो कि वियोगी, जो वियोग से कविता निकलती है उसका भाव ही कुछ अलग होता है। और जो हमने वैयक्तिकता की बात की थी, हमें अभी याद आया कि घनानंद ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, और छायावादी कवियों ने बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ाया। अगली जो विशेषता है वो है नारी भावना।
ठीक है। छायावादी कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसके सम्माननीय स्थान को प्रतिष्ठित किया। छायावादी कवियों ने उसे प्रेरणा का पावन उत्स मानते हुए गरिमा प्रदान की। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण श्रद्धा की पात्र है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये पंक्ति केवल छायावाद के संदर्भ में ही तार्किक लगती है। अगर इसको आप विमर्शों के दायरे में रखेंगे तो ये फिर निरर्थक हो जाएगी। आजकल जिस तरीके से इसमें स्त्री को अन्य तमाम चीजों से संबोधित किया गया है, आजकल की स्त्रियां वो अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, या फिर नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस तर्क से वो सहमत नहीं होते। वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से समान रूप से भागीदारी करना चाहती हैं। वो श्रद्धा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहती हैं, या फिर दया का भाव उनके प्रति ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो सशक्त स्त्रियां वर्तमान दौर में विमर्शों के दायरे में ये पंक्ति थोड़ी सी आलोचना पर आधारित हो सकती है। फिर भी हमें उत्तर लिखना है तो ये पूरा हम लिखेंगे, बाकी विमर्शों के दृष्टिकोण से भी देखेंगे। अगली जो प्रवृत्ति है वो है रहस्य भावना, जिसको कि हम जिज्ञासा भी कह सकते हैं। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है रहस्य भावना। वैसे आपने रहस्य के रूप में विद्यापति को भी पढ़ा होगा, कबीर, जायसी की रहस्य भावना काफी प्रचलित रही है, फेमस रही है। छायावाद में भी आकर रहस्य भावना पर आधारित कवियों ने रचनाएं की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद से माना है। रहस्यवाद मतलब अज्ञात के प्रति ज्ञात की जिज्ञासा कि क्या है वो। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव व्यक्त किए हैं। पंत की मौन निमंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति बहुत सुंदर ढंग से हुई है। प्रसाद जी ने कामायनी में जगह जगह पर उस अज्ञात सत्ता के अस्तित्व का बोध कराया है। हे अनंत रमणी कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। तो आप देखेंगे कि कई बार कवियों ने प्रश्नवाचक चिन्हों से अपनी कविताओं की शुरुआत की है, यानी कि जिज्ञासा को रखा हुआ है। उसके केंद्र में कहीं कहीं प्रकृति भी है। ठीक है, तो रहस्य भावना छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में से या प्रवृत्तियों में से प्रवृत्ति है, जिसको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। अगली जो प्रवृत्ति है वो है प्रकृति चित्र। प्रकृति चित्र आप देख रहे हैं लगातार हर कालखंड में देखने को मिल जा रही है। तो प्रकृति चित्रण, छायावादी कवि प्रकृति के कुशल चितेरे। इन कवियों ने प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते हुए भी दिखाया है। पंत जी ने तो प्रकृति को ही अपनी हुए काव्य प्रेरणा माना है और वे प्रकृति सौंदर्य को नारी सौंदर्य पर वरीयता देते हैं। इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इसको भी आप एक वाक्य यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और क्यों कहा जाता है? छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो ये जो समर्पण आप देख रहे हैं प्रकृति के प्रति सुमित्रानंदन पंत का, और वो काबिले तारीफ है। तो प्रकृति चित्रण छायावादी काव्य की खास विशेषता। अगली जो विशेषता है दुख और वेदना की अभिव्यक्ति या फिर विवृत्ति। छायावादी काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी तो वेदना की ही कवित्री। एक तरफ आप देख रहे हैं कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, वहीं वेदना की कवित्री के रूप में महादेवी वर्मा है। इसीलिए इनको आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। तो ये चीज भी आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर अगर तैयारी कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर अपने दिमाग में रखे होंगे। महादेवी वर्मा अपने वेदना बेवल हृदय की तुलना मेघखंड से करती, और उनकी बहुत ही चर्चित पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। 3-4 पंक्ति उसमें इतिहास इत्यादि के बारे में भी चर्चा है, लेकिन आप इतना लिखकर भी अपने उत्तर को आगे बढ़ा सकते हैं। अगली जो प्रवृत्ति है वो है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। हमने इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत
नामवर सिंह के कथन से की थी, उसमें कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सांस्कृतिक जागरण की बात की गई। तो छायावादी कवियों ने तमाम प्रवृत्तियों में राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति भी की है। छायावादी काव्य में राष्ट्रीयता के स्वर भी मुखरित हुए हैं। भले पलायनवाद का आरोप लगाया जाए तो कवियों ने अपनी कविताओं में और नाटकों में भी राष्ट्रीय प्रेम की अभिव्यक्ति यानी राष्ट्रीय चेतना को प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में जो गीत योजना की है, उसमें राष्ट्रीय भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने भारत के अतीत गौरव के चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति इस पंक्ति में दिखाई दे रही है। आगे अगर हम शिल्पगत दृष्टिकोण से छायावाद का मूल्यांकन करें तो उसमें भी नवीनता रही। छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों ही दृष्टियों से नवीनता लिए हुए है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचार वक्रता एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती। अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल। तो देख रहे हैं कि जो चित्रमयी भाषा का प्रयोग यहाँ पर पंत की पंक्तियों के माध्यम से हुआ है, पूरा बिंब आपके सामने, वो हल्दी, आजकल शादी के पहले हल्दी का फंक्शन चलता है, वो पूरा बिंब आपके सामने उभर कर आ जाएगा। तो एक तरीके से शिल्पगत नवीनता रही है, जो परंपरा से चली आ रही थी चीजें, काव्य रूढ़ियां जो चली आ रही थी, उससे भी मुक्ति देने की कोशिश छायावादी कवियों ने की है। ठीक है, लाक्षणिक भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसके पहले का जो कालखंड था उसमें सपाट बयानी को लेकर हमने चर्चा की थी, लेकिन यहाँ पर लाक्षणिक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, यानी लक्षणा का प्रयोग किया गया है। मुख्य अर्थ में क्या हो गया, यहाँ पर बाधा उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब बात इसीलिए लगता है कि कवि कहते कुछ है और उसकी छाया कहीं और पड़ती है, इसीलिए एक अर्थ ये भी लगाया जाता है कि सीधे सीधे बात नहीं बल्कि घुमाकर ये लोग बात कहते हैं। ठीक है, और नवीन अलंकारों की बात की जाए तो मानवीकरण अलंकार को इन्होंने काफी प्रयोग किया हुआ है। आगे निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि छायावाद द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया में जन्मा और नए भाव बोधों के आधार पर विकसित हुआ। वैयक्तिकता, सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, राष्ट्रीय चेतना के साथ ही लाक्षणिकता, चित्र भाषा और मुक्त छंद के साथ खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में मजबूती प्रदान की। आप देखेंगे कि जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं और छायावादी कवियों की हिंदी आप देखेंगे तो खड़ी बोली का कहीं न कहीं उन्होंने एकदम से उसको प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। उन्होंने नए-नए शब्दों का निर्माण भी किया और हिंदी की जो भी वोकैब्युलरी है, शब्द भंडार है, उसको समृद्ध किया। तो प्रिय विद्यार्थियों, छायावाद को लेकर आलोचकों ने सैकड़ों किताबें लिखी हुई हैं, आप जाकर उसको पढ़ भी सकते हैं। एक जैसे किताब है छायावाद का पतन। ठीक है, इसको आपने पढ़ा होगा, कहीं न कहीं पढ़ा होगा। अभी हमने बताया एक पुस्तक छायावाद। तो इस हिसाब से ये कालखंड बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर उत्तर लिखना है तो हमने टू द पॉइंट ही बताने की कोशिश की है। कभी और समय मिलेगा तो हम छायावाद पर और भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज के उत्तर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि जो भी अभी तक आपने छायावाद के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रवृत्तियों को याद किया हुआ था, कैसे उसको एक सटीक उत्तर में बदलना चाहिए। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको समझ लिया होगा। तो आप सभी कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।